सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 11 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर सबसे अलग अंदाज में, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप को कितने रिएक्टर पैमाने पर मापा गया था? 7.8, 8.0, 9.2 या 9.3? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.8 रिएक्टर पैमाने पे तुर्की और सीरिया में आए भूकंप को, जहां व्यापक तबाही हुई है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि जो टर्की है वो पूरी दुनिया में साथियों सीरिया ये कर्क रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में काफ़ी कम होता है और प्रेजेंट टाइम में लगभग -1.2 के आसपास टेम्परेचर है टर्की का और सीरिया का। ऐसे में वहाँ पर घर ध्वस्त हो गए हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, भीषण सर्दियों में उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं। और इसे देखते हुए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया साथियों। जी हाँ, इस समय ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की NDRF और भारत की सेना तुर्की तथा सीरिया में भूकंप में आए लोगों की मदद कर रही है, उन्हें खाने, कपड़े, दवाइयाँ में उपलब्ध करा रही है। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में अपने NDRF जवानों को तथा सेना को भेज दिया है राहत और बचाव कार्य के लिए। जबकि साथियों बात करें 9.3, अब तक का सबसे बड़ा जो भूकंप आया है जिसने व्यापक तबाही की थी वो 9.3 रिएक्टर स्केल पे ही मापा गया था। ये 1954 में अलास्का में आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिसने अलास्का के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को बदल के रख दिया था, उसको उथल पुथल करके रख दिया था। और उसी के बाद पता चला था कि अलास्का के अंदर बहुत सारे व्यापक खनिज हैं, क्योंकि इतना व्यापक भूकंप आया था कि इंटरनल जो पार्ट था पृथ्वी का वो ऊपर आ गए थे, बहुत सारे खनिज पदार्थ ऊपर आ गए थे, पेट्रोलियम पदार्थ ऊपर आ गए थे। इस वजह से पता चला कि वहाँ पे व्यापक खनिज पदार्थ भी है। तो एक तरीके से उस क्षेत्र के लिए तो अच्छा रहा, लेकिन उस भौगोलिक क्षेत्र का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया था। जबकि 9.2 की बात करें तो साथियों तो 2014 में, जी हाँ, भारत के अंदर 9.2 रिएक्टर पैमाना पे भूकंप देखा गया था दक्षिण भारत में, जहाँ पर व्यापक तबाही हुई थी। और इस तबाही को मापना भी भारत के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसके अलावा 8.0 रिएक्टर एक्सल पे 2015 में दोस्तों अप्रैल महीने में नेपाल में भूकंप आया था, जिसने व्यापक तबाही की थी। आप सभी को पता है नेपाल को एक तरीके से मलबे में तब्दील करके रख दिया था साथियों। और भारत में भी 7.7 रिएक्टर स्केल पे गुजरात में 2001 में कच्छ के भाग में भूकंप आया था, जहां पर 2004 में आया था, जहां पर काफ़ी व्यापक तबाही देखी गई। और इस गुजरात के भूकंप में हमने देखा कि कई सालों तक पुनर्स्थापित करने में समय लग गया। तो भूकंप बहुत बड़ी तबाही लेके आता है साथियों, जो अपने साथ आता है। हम बात कर लेते हैं कि साथियों भूकंप आता क्यों है, भूकंप आने के पीछे क्या कारण है। दरअसल जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है, ये प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की प्लेटें हैं। और पृथ्वी आप सभी को पता है कि पश्चिम से पूरब दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे में जब पृथ्वी घूमती है तो ये प्लेटें भी घूमती हैं, घूमते घूमते प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टकराने के बाद इनमें कंपन उत्पन्न होता है और इसी कंपन को हम भूकंप नाम देते हैं। और भूकंपों का अध्ययन साथियों हम सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भूकंपों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमने आपको बताया कि भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। मुख्यतः दो प्रकार की प्लेटें होती साथियों, एक होता है ओशियन प्लेट और एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। यानी एक महाद्वीपीय प्लेट होता है, एक महासागरीय प्लेट होता है
और उन क्षेत्रों में भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है जहाँ पर एक ओर महासागरीय प्लेट होती है, दूसरे ओर महाद्वीपीय प्लेट होती है। क्योंकि महासागरीय प्लेट जो होती है ये इसके अपेक्षा भारी होती है और भारी होने की वजह से ये नीचे बैठ जाती है, ये ऊपर उठती है, तो इनके बीच में एक तरीके से कटाक्ष होता है, टकराती हैं, जिससे क्या होता है उथल पुथल होता है महाद्वीपीय भाग में, और इससे भूकंप आने के सबसे बड़े खतरे होते हैं। हमने जब 1954 का भूकंप देखा था अलास्का वाला, तो आप सभी को पता है ये अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर आपको कनाडा मिलेगा, यहाँ पर अमेरिका, मैक्सिको, और इधर छोटे छोटे देश हैं निकारागुआ वगैरह, हम होंडुरास, और लास्ट में है आपको मिलेगा पनामा सिटी, जहाँ से पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। तो ये है कनाडा, और कनाडा की यहाँ वाले भाग में मिलेगा आपको अलास्का, इधर रशिया है, बीच में पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशन एक ओशियन प्लेट है यानी महासागरीय प्लेट है, आप सभी को पता है, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महासागरीय प्लेट है। तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप के सबसे ज़्यादा खतरे बने होते हैं। इसीलिए आप पाओगे कि कनाडा का ये क्षेत्र और कनाडा का कुछ क्षेत्र और अमेरिका का अलास्का, इधर हवाई द्वीप आपको मिल जाएगा, मैक्सिको, पेरू, और दक्षिण अमेरिका में आप जब आएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ साथियों मिलेगा इधर मिलेगा चिली, इधर मिलेगा अर्जेंटीना, पेरू वगैरह देश मिलेंगे। तो इन देशों में भी बहुत सारा चांस होता है भूकंप आने का, क्योंकि एक और महासागरीय प्लेटें होती है, एक और महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। और सेम आपको जापान में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा भूकंप देखा जाता है। तो जापान में क्या है कि ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये एशिया है, आप सभी को पता है, यहाँ पे चाइना, ऊपर आपको रशिया मिलेगा, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन में आपको जापान मिलेगा, जो कई छोटे छोटे द्वीपों में स्थित है। अब तो जापान पैसिफिक ओशन का पार्ट है, यहाँ पे आपको जापान सागर भी मिल जाएगा, यहाँ पे उत्तरी सागर या पूर्वी चीन सागर, पीला सागर के नाम से जानते हैं, नीचे आपको दक्षिण चीन सागर मिलेगा, फिर जावा सागर, उधर आपको अंडमान सागर मिलेगा। तो ऐसे में जो जापान है, इधर ओशियन प्लेट, इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट, बीच में उभरा हुआ क्षेत्र है, जो पर्वत पहाड़ियाँ होती है जिसको हम कटार के नाम से जानते हैं, जो उठे हुए भाग होते हैं समुद्र में, उनके ऊपर स्थित है ये जापान। इसलिए यहाँ पर भी व्यापक सुनामी और आए दिन भूकंप, ज्वालामुखी देखने की क्रिया होती हैं। और ज्वालामुखी होने का भी सबसे बड़ा कारण है साथियों यही पृथ्वी की प्लेटें। दरअसल आप पृथ्वी को जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है ये होता है क्रस्ट जो होता है ये सॉलिड होता है यानी ठोस अवस्था में होता है, और ये सियाल से मिलकर बना है यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। हमने कहा ये ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद पृथ्वी का दूसरा भाग जो है जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, ये सीमा से मिलकर बना है यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और ये ध्रुव अवस्था में होता है। अब इस ध्रुव अवस्था का कारण है साथियों कि ऊपर वाला भाग जो क्रस्ट है, ये भूपर्पटी है, ये ठोस है यानी सॉलिड है, जबकि मेंटल जो हमारा ये ध्रुव अवस्था में है। दरअसल पृथ्वी आज भी आग का एक गोला है। आप सभी को पता था कि पृथ्वी सूर्य से ही अलग हुई थी जब महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो आज भी आग है। यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा डेंसिटी है कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है मेंटल में। और ऐसे में मेंटल वाले भाग जो में सब चीज़ ध्रुव अवस्था में है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से। तो ऐसे में जितने भी खनिज पदार्थ हैं, पृथ्वी है, वो सब गर्म हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, और यहाँ पे सब ध्रुव अवस्था में तैर रहे हैं यानी आग की अवस्था में है। तो फिर होता क्या है कि इस क्रस्ट में और मेंटल में जब प्लेटें टकराती हैं तो ऐसा भाग जहाँ पे बार बार कटाक्ष होता रहता है, बार बार टकराती रहती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, प्लेटें कमज़ोर हो जाती हैं। और उन क्षेत्रों में जब कभी ज़्यादा तेज से टक्कर होती प्लेटों के बीच में, तो उन एरिया को तोड़ के जो मेंटल की आग होती है, अग्नि होती है, ये बाहर निकल आती है। दैट इज ज्वालामुखी यानी वाल्केनो के नाम से जाने जाते हैं। लावा मैग्मा जब बाहर निकलता है, और इसी लावा जब ये बाहर निकलता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसी से निर्माण होता है इग्नस सेल यानी अग्नेय चट्टान का, इग्नस रॉक्स का होता है। तो ये थे
ज्वालामुखी आने के कारण एक बार मैं फिर से बता दूं साथियों, जैसे हमने आपको कहा सपोज दैट ये मेरी पृथ्वी है, 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, किसी गोले का जो आधा भाग होता है वो त्रिज्या कहलाता है। ये जीवा का आधा होता है, यानी r/2। अगर आपने मैथमेटिक्स और जो आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो टोटल भारत की जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है साथियों, यानी इतनी गहराई तक। ऊपर वाला ये भाग जो है ये क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है। ये मेंटल के नाम से जाना जाता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है। और नीचे आपको जो कोर मिलेगा ये भी सॉलिड अवस्था में होता है, ये निफे से मिलकर बनता है, यानी निकिल प्लस आयरन, लोहा। और जहाँ निकिल प्लस आयरन एक होते हैं वहाँ पे चुंबकीय गुण हो जाता है, इसीलिए पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज फेंको तो वो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स का एकमात्र कारण है कि पृथ्वी का जो कोर है ये लोहा और निकिल से मिलकर बना हुआ है और ठोस अवस्था में है, जबकि मेंटल जो है वो द्रव अवस्था में है। और ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है। और जहाँ भी पृथ्वी की चट्टानें कमजोर पाती हैं, जब प्लेटें टकराती है तो उन्हें तोड़ के बाहर निकल जाती हैं और वही ज्वालामुखी की घटना कहलाती है। इसीलिए सागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के आसपास क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी की घटनाएं होती हैं। अगर भूकंप की बात करें साथियों तो भूकंप यानी सिस्मोग्राफ की 3 तरंगे होती हैं। एक पी तरंग होती है, एक एस तरंग होती है, एक एल तरंग होती है। पी तरंगे जो होती हैं इन्हें प्राइमरी तरंग कहते हैं। इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये चलती हैं। और ये साथियों जो पी तरंगे हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर जाती है और इसे हम अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जानते हैं। जबकि एस तरंगों की बात करें तो ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं साथियों। और जो यस तरंगे है ये ध्रुव माध्यम को पार नहीं कर पाती है, यानी यहाँ पर जब नीचे आने की कोशिश करती है ये ऊपर आने की कोशिश करती है, नीचे आने की कोशिश करे, लेकिन जहाँ पे लिक्विड भाग है आप सभी को पता है मेंटल भाग पृथ्वी का, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। तो ये ध्रुव अवस्था को पार नहीं कर पाते। जबकि एल तरंगों की बात करें साथियों, इसकी गति तो सबसे कम होती है, लगभग 1.3 किलोमीटर के स्पीड से होती है। जबकि एस तरंगे 4.0 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। तो जहाँ पी तरंगों की गति सबसे ज़्यादा होती है, यानी 7.8 किलोमीटर के प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं, जबकि एस तरंगे जो होती हैं 4.0 किलोमीटर के सेकेंड स्पीड से चलती हैं। जबकि एल तरंगे 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। एल तरंगों की गति सबसे कम होती है साथियों, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश जो लाती हैं वो एल तरंगे होती हैं, क्योंकि जो एल तरंगे होती हैं ये आड़ी और तिरछी चलती है साथियों, इसलिए एल तरंगों से सबसे ज़्यादा विनाश होता है। तो जो अर्थक्विक वेव्स होते हैं साथियों, हमने उनके बारे में बात की। सबसे पहले बात की पी तरंग होती है, उसके बाद एस तरंग, फिर एल तरंग। ये 3 इंपॉर्टेंट तरंगे हैं, इनके बारे में याद कर लीजिए। हमने जाना कि कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी क्या है। इसके अलावा साथियों हमने जाना कि भूकंपीय घटनाएं क्यों होती है, ज्वालामुखी क्यों होती है, सुनामी क्यों होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि किस बैंक ने क्यूआर कोड आधारित बेडिंग कॉइन यानी सिक्के की मशीन लॉन्च करने की घोषणा की? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई या आरबीआई? भारत में सिक्के या पैसे का मुद्रण करने का, प्रिंटिंग करने का जो अधिकार है वो एकमात्र अधिकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। आरबीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पे हुई थी? तो यंग हिल्टन कमेटी का नाम याद कर लीजिए। यंग हिल्टन कमेटी थी एक, तो इस कमेटी के इसने सिफारिश किया था और इसी कमेटी की सिफारिश पे 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया और इसी 1934 आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई।
जब साथियों आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में 1937 में क्या होता है कि इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से हटा के मुंबई कर दिया जाता है साथियों। और आरबीआई का मुख्यालय जैसे हमने कहा मुंबई है, इसके अलावा इसके 26 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर हैं साथियों वो हैं शक्तिकांत दास साहब। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये सवाल पूछे किस नंबर के गवर्नर हैं, तो 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई में साथियों दो तरीके के बोर्ड होते हैं, एक तो होता है केंद्रीय बोर्ड, और इस केंद्रीय बोर्ड में साथियों आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं यानी प्रेजेंट टाइम में जो शक्तिकांत दास साहब हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। यानी आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। जबकि एक होता है गैर सरकारी निदेशक भी होता है साथियों। इसमें 4 तो भारत सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि 4 अन्य जो होते हैं निदेशक के लोग होते हैं। तो इससे मिलके बनता है केंद्रीय बोर्ड, जिसमें सरकारी बोर्ड होता है और गैर सरकारी निदेशक लोग होते हैं। और केंद्रीय बोर्ड क्या करता है, सिफारिश करता है आरबीआई के फैसलों के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत साथियों एक इसमें 445 ZB एक्ट यानी आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत एक मौद्रिक समिति जो होती है उसके गठन, मौद्रिक नीति के लिए एक मौद्रिक समिति का होना अनिवार्य है इस अधिनियम के तहत साथियों, जिसमें बताया गया है कि मौद्रिक नीति समिति जो होगी उसमें 6 सदस्य रहेंगे। जी हाँ, 6 सदस्य रहेंगे। और इन 6 सदस्यों में एक तो आरबीआई का गवर्नर रहेगा। जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत साहब रहेंगे। इसके अलावा एक डिप्टी गवर्नर रहेंगे, 2 डिप्टी गवर्नर रहेंगे, शायद आई थिंक 2 डिप्टी गवर्नर रहेंगे। और एक केंद्रीय बोर्ड की मैंने बात की थी, केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित रहेंगे। एक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब, एक डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित व्यक्ति रहेगा। तो 3 तो ये हो गए, जबकि अन्य 3 की जो है वो सिफारिश केंद्र सरकार के द्वारा नामित की जाती है। यानी 3 लोग केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाएंगे जिनको अर्थ और बैंकिंग के बारे में बेहतर नॉलेज होगा भारत सरकार के नज़र में। तो कुल मिला के 6 सदस्य होते हैं। 2017 का आईएएस का प्रीलिम्स पेपर जब आप उठा के देखोगे तो सीधा सवाल पूछा गया था कि आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 2017 में ये आईएएस में आ चुका है। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, आप सभी को पता है। और एक सवाल पूछा था साथियों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी भारत सरकार ने एक तरीके से पूर्ण स्वामित्व अपने कब्जे में कर लिया। तो ये था आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल है कि हाल ही में कितने न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एज अ न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। तो ये 2 लोग कौन कौन हैं? एक तो हैं राजेश बिंदल जी। राजेश बिंदल जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जस्टिस राजेश बिंदल साहब। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट टाइम में। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है। यानी अब इलाहाबाद के चीफ जस्टिस से इनका पद समाप्त हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हो गए हैं। और इसके अलावा एक हैं गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनका नाम है अरविंद कुमार जी। तो अरविंद कुमार और राजेश बिंदल साहब को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट किया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों को नियुक्ति करने का प्रावधान है वो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 में है। जी हाँ, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रावधान है। और प्रेजेंट टाइम में जो जजों की नियुक्ति का प्रावधान है
वो कोलोजियम प्रणाली पे चल रहा है। ये कोलोजियम प्रणाली क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं साथियों। दरअसल कोलोजियम प्रणाली का मतलब ये हो गया कि जजों की नियुक्ति, उनसे संबंधित प्रावधान, किनको चुनना है, वो सभी आप जजों के अधिकार में होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि कोलेजियम प्रणाली को लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि शुरुआत में हम देखते थे कि जिन्हें भारत सरकार चयनित करती थी वही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे या चीफ जस्टिस बनते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है साथियों 1975 में इंदिरा गांधी का आपातकाल। जी हाँ, आप सभी को पता है जब इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई तो सबसे पहले 1973 में इन्होंने क्या किया कि सीनियरिटी का जो नियम था उसको तोड़ दिया। यानी एक तरीके से वरिष्ठता के आधार पे न्यायाधीशों का चयन किया जाता था कि जो वरिष्ठ होगा पूरे सुप्रीम कोर्ट में उसको सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हम 1977 में फिर पाते हैं कि ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कोशिश की थी। बाद में हमने देखा कि जनता सरकार के शासनकाल में 1977 में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार न्यायपालिका को अपने अंडर में करना चाहती है। अगर न्यायपालिका सरकार के अंडर में आ गई तो निष्पक्ष न्याय की जो कामना करती है हमसे जनता, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। इसी को देखते हुए प्रथम न्यायाधीश मामला आया, द्वितीय न्यायाधीश मामला आया। तो द्वितीय न्यायाधीश मामला जो 1993 में आया साथियों, इसमें क्या कहा गया कि 3 लोग मिलके तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा, जिसमें एक तो सीजीआई थे और 2 अन्य जज थे। उसके बाद 1998 में तृतीय जज का मामला आया, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया कि 5 जजों की बेंच रहेगी, जिसमें एक तो सीजीआई रहेंगे और 4 अन्य रहेंगे। अगर सीजीआई को ही नियुक्त करना है तो कोई अन्य जज रहेगा। ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन होगा, क्योंकि भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। इसी के आधार पे 1998 में न्यायपालिका ने न्यायाधीश के तीसरे मामले में 5 जजों की पीठ तय करेगी कि अगला जज कौन होगा, दैट इज कोलेजियम प्रणाली। हालांकि आजकल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोलेजियम सिस्टम को लेकर काफी टकराव देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेके आई थी, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये संविधान का मूल ढांचा के खिलाफ है। और संविधान का मूल ढांचा आया था साथियों 1973 के केशवानंद भारती साहब के केस से। कुछ संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में साथियों। सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट भारत के भाग 5 संविधान का जो भाग 5 है उसमें वर्णित है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में गठन, प्रावधान, शक्तियों की चर्चा है, जिसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 129 सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश निर्देश रहेंगे वो सभी सुरक्षित रहेंगे, और इनसे छोटे जितने भी हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी रहेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, सब पे उसका नियम कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कोई भी बात अपने आप में एक कानून होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई पलट नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 137 में साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही मुद्दे पे पुनर्विचार कर सकता है। तो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई भी नहीं बदल सकता इस देश में। इसके अलावा साथियों एक आर्टिकल है 131 जी, ये मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब कि इसे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसे मामले लाए जा सकते हैं और कहीं नहीं लाए जा सकते। इसमें यदि एक राज्य और केंद्र, सेंट्रल का किसी स्टेट का के बीच में कोई संवैधानिक विवाद है, उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 131 के तहत 2 राज्यों के बीच में आपस में विवाद है, 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई मतभेद है, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा विवाद
जो पहले से चर्चा में है, जो पहले से पेंडिंग में है, जिसपे कोई और समिति बनी हुई है, अधिकरण बना, कोई ट्रिब्यूनल जांच कर रहा है, वो इसके अंदर में नहीं आएंगे। जबकि आर्टिकल साथियों 132 में जो सिविल अपील का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 134 की बात करो तो इसमें क्रिमिनल है, आर्टिकल 136 में स्पेशल अपील की बात की गई है, आर्टिकल 137 में हमने कहा कि रिव्यू कर सकता है अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। एक तरीके से आर्टिकल 143 फर्स्ट कहता है कि यह बाध्यकारी नहीं होगा, और आर्टिकल 143(2) जैसे एक तरीके से क्या है कि एक में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को परामर्श देना भी होगा। जब राष्ट्रपति किसी संवैधानिक बात पे विचार विमर्श कर रहा हो, तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, और जब कोई बहुत बड़ा मसला ना हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे भी सकता है और नहीं, राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है और नहीं, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने के लिए बाध्य नहीं है। और चलते चलते बता दूं साथियों कि आर्टिकल 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली होगा, यानी दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सहमति के आधार पर इसका लोकेशन चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत संविधान में जो वर्णन है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में होगा। तो यह था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम की पुष्टि की गई, यानी लिथियम मिला है। लिथियम जिसका आप जानते होंगे कि Li इसका सिंबल है, इसके एटॉमिक नंबर जो है 3 है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, झारखंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर लिथियम की पुष्टि की गई है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर, क्योंकि लिथियम से आप सभी को पता है कि एटॉमिक एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, और लिथियम से आजकल बैटरी बनाई जा रही है, जो इलेक्ट्रिक कार होती हैं। हम इलेक्ट्रिक भारत का सपना देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक ईंधन बनाना चाहते हैं, रेवेन्यूएबल जो एनर्जी है उसको लाना चाहते हैं। ऐसे में लिथियम की पुष्टि होना जम्मू कश्मीर में भारत के लिए एक बहुत खुशी का बात है। बात अगर साथियों हम जम्मू की कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग जान लीजिए। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को साथियों, तब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं था। ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने कहा था कि हम भारत में भी नहीं शामिल होंगे और हम पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन इसका खामियाजा महाराजा हरि सिंह को तब भुगतना पड़ा जब पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद हम पाते हैं कि 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी कि आप मेरी मदद कीजिए, और लेकिन भारत ऐसे जम्मू कश्मीर में अपनी सेना नहीं भेज सकता था, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटेन थे उन्होंने एक तरीके से एक कानून बना दिया था कि भारत जम्मू कश्मीर में अपनी सेना तभी भेज सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके लिए अनुमति दें। और सबसे पहले ये बात की गई थी कि सबसे पहले तो बात किया गया जम्मू कश्मीर से कि आप भारत में शामिल होने के लिए सिग्नेचर कीजिए, तभी हम भारत में सहमति दीजिए कि हम भारत में शामिल होंगे, तभी अपनी हम सेना से भेजेंगे, नहीं तो ये कानूनों का उल्लंघन होगा। इसमें पाया गया कि उस समय आप सभी को पता है कि सरदार पटेल जो थे भारतीय रियासत के अध्यक्ष थे, जबकि जो बीपी मेमन साहब थे वो सचिव थे।
तो बीपी मेमन साहब और सरदार पटेल साहब, इनके एक तरीके से दूरदर्शिता को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इनसे बात की। और ऐसे में हमने जम्मू कश्मीर में सेना तब भेजी जब उन्होंने सहमति दी कि हम भारत में शामिल आगे हो सकते हैं। उसके बाद हम पाते साथियों कि 27 अक्टूबर को भारतीय सेना फिर इंटर करती है जम्मू कश्मीर में अपने 100 भारतीय विमानों के साथ, सैनिकों के साथ। तो मुख्य घाटी से तो पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेता है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, हम इसको जानते हैं, ऊपर आपको ये पूरा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से यहाँ लग जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर वाला जो ये वाला भाग है साथियों, यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सही से नहीं बना। तो ये जम्मू कश्मीर में तब इंटर किया और ये गिलगित पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है आज भी इस पर कब्जा बना के रखा है। हालांकि मुख्य घाटी से अलग हो गए थे, तो हमने एक तरीके से आज़ाद करा लिया था। और शेख अब्दुल्ला, सभी को पता है, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और 1 जनवरी 1948 को 1948 में ये मुद्दा यूएन में लाया गया। जब यूएन में लाया गया तो हमने देखा कि जो नाटो देश थे, एक तरीके से जो अमेरिका था और ब्रिटेन था, उसकी बातों को यूएन में सुना गया, भारत की बातों को दरकिनार कर दिया गया। और हमने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन और नाटो ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची थी पाकिस्तान को हिस्सा दिलाने के लिए। हालांकि बाद में 1948 में ही 21 अप्रैल साथियों 1948 को ही संकल्प 47 आया था। संकल्प 47 पारित किया गया यूएन में और उसके तहत कहा गया कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम होना चाहिए। तो संकल्प 47 के तहत युद्ध विराम हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो 1947 में हुआ था। और अल्टीमेटली 1954 में इसको मंजूरी दे दी जाती है। किसको मंजूरी दे दी जाती है 1954 में साथियों? तो इसको संकल्प 47 को मंजूरी नहीं दी जाती है। 1954 में मंजूरी दी जाती है जम्मू कश्मीर को कि वो भारत में शामिल होने की जो पहल थी, उसको जिसने सिग्नेचर किया था, सहमति जाहिर की थी, 1954 में पूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो जाता है और जम्मू कश्मीर को एक राज्य घोषित किया जाता है। लेकिन इसके लिए कई प्रावधान थे। इसमें आर्टिकल था 35A, एक और आर्टिकल था जिसको हम 370 के नाम से जानते हैं, जबकि धारा थी, एक्ट थी, इसको एक्ट या आर्टिकल कह सकते हो आप, 35A। इन दोनों के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। उसका संविधान अलग था, उसके सारे काम अलग थे, क्योंकि ऐसा तब कहा गया था कि हम आपके आधार पर करेंगे। लेकिन बाद में परिस्थितियों को देखा गया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी को देखते हुए आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद की घटनाएं होने लगी। बाद में हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल पेश किया संसद में कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं फैला रहा है, लोग वहाँ पे लुप्त उसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए अब राज्य का दर्जा खत्म होना चाहिए। उसके बाद हम पाते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जब सरदार पटेल की साहब की जयंती मनाई जाती है, उस दिन से जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं रह जाता है। उसे तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी में, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी आगे चल के जो ये जम्मू कश्मीर है, इसका ये हिस्सा जो है, इसको लद्दाख घोषित किया जाता है, जब ये हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। इसके पास आज भी अपनी विधानसभा है, यहाँ का अपना हाई कोर्ट रहेगा। इसके पास ना तो विधानसभा होगी, ना ही कोई हाई कोर्ट होगा। यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें हैं, आप सभी को पता है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जैसा सब जम्मू कश्मीर से लद्दाख की एरिया में आ जाते हैं। नुब्रा घाटी, सियाचिन ग्लेशियर, और लद्दाख में साथियों 2 जिले बनते हैं, एक सियाचिन और एक लेह। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। तो ये था जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त तथ्य। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पदुपई पेन छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब ने पदुपेन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु में। M.K. स्टालिन को आप लोग जानते होंगे, ये दक्षिण भारत के प्रमुख नेता जो थे
एम करुणानिधि साहब उनके सुपुत्र हैं। तो ये इस समय इनकी सत्ता है तमिलनाडु में। तो इन्होंने छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की है, पदुपई पेन छात्रवृत्ति योजना। तमिलनाडु के बारे में आप लोग जानते होंगे साथियों, जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये है अपना प्यारा भारत, और इस अपने प्यारे भारत में आपको ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा ये है दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे। आप लोग जानते हैं काफ़ी ऐतिहासिक शहर, और यहाँ पे आपको कई महत्वपूर्ण बीच मिल जाएंगे। कमेंट करके बताना कि चेन्नई के जो प्रमुख बंदरगाह हैं तमिलनाडु के वो कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में साथियों 3 प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें एक तो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, दूसरा आपका अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आता है, और तीसरा तमिलनाडु के हिस्से में आने वाला जो छोटे छोटे 21 द्वीपों से यहाँ पे बना हुआ है मन्नार की खाड़ी, वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु भारत के मात्र एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में भी 3 है और आपके तमिलनाडु में भी 3 है। जबकि तमिलनाडु में जो मन्नार की खाड़ी जैसे मैंने बात की साथियों, ये भारत का एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का था वो कच्छ की रण था, दूसरी ये बनाया गया था। और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, क्योंकि समय की पाबंदियां 36 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या लखनऊ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में मनाया गया। कमेंट करके बताइए कि मुंबई किस द्वीप पे स्थित है। जिस द्वीप पे स्थित है उसका क्या नाम है, आपको कमेंट करके बताना साथियों। मुंबई के बारे में आप लोग जान लीजिए, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। यहाँ बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर है, और LIC जैसे बहुत बड़े संस्था, बॉलीवुड हमारा जो उसका हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना सत्ता में, डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस। अगला सवाल है साथियों कि G20 2023 के पहले पर्यटन समूह की बैठक कहाँ हुई? महाराष्ट्र, बेंगलुरु, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के कच्छ के रण में पहले पर्यटन समूह की बैठक G20 की हुई। गुजरात के बारे में आप लोग जान लीजिए, इसकी राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे साथियों, उसकी भी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। दरअसल पहले बॉम्बे एक राज हुआ करता था, बाद में बॉम्बे राज को खत्म करके भाषा के आधार पर 2 नए राज्य बनाए गए। मराठी भाषा के आधार पर मुंबई, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। और गुजरात के कच्छ का रण है जो साथियों, जिसको हमने कहा कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था देश का, तो वहाँ पे पहले पर्यटन बैठक हुई G20 की। G20 के बारे में आप लोग जान लीजिए। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी साथियों, और G7 जो कंट्री थी उनके द्वारा सहमति जताई गई थी। G7 कंट्रियों ने एक तरीके से इसका पूरा खाका तैयार किया, एक G20 होना चाहिए। और पहले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका में हुई, और अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुई, सभी को पता है। दरअसल स्थापना तो G20 की 1999 में हो गई थी, लेकिन इसके सम्मेलनों की जो शुरुआत हुई साथियों 2008 में, जब एक तरीके से वैश्विक संकट आया अमेरिका के ऊपर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक तरीके से इम्तहान था वो, तब उसके बाद G20 सम्मेलनों की शुरुआत हुई। और इस समय जो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रहा है 2023 में, और उसका जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है। इस समय G20 के अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे पहले 2023 में जो इसकी 22 में सम्मेलन हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, बाली में। तो इंडोनेशिया के पास 2022 में थी, 23 में भारत के पास है। पहली बार 2008 में हुई थी अमेरिका में, और 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। तो ये थे G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों। इसको मैं क्वेश्चन बना के लाया हूँ, कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करें आप। सार्क की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी? जी नहीं। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी? तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत और थाईलैंड इसके संस्थापक देश थे। भारत तो सार्क का संस्थापक देश था साथियों, लेकिन थाईलैंड
सार्क का संस्थापक देश नहीं था, यानी थाईलैंड सार्क में शामिल ही नहीं है, बिम्स्टेक में शामिल है, मैं आपको बता दूं। और 2010 में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया था सार्क में, यह भी गलत है। 2007 में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया था। सार्क में 8 सदस्य हैं, ये सही है। तो ऑप्शन डी केवल सही है, बाकी सभी के सभी तथ्य जो हमारे ऑप्शन थे साथियों ये गलत थे। सार्क की स्थापना 6 जून 1997 को नहीं हुई थी। 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी, जैसा मैंने कहा कि बिम्स्टेक की हुई थी। थोड़ी चर्चा करेंगे सार्क और बिम्स्टेक के बारे में साथियों हम, कि सार्क क्या है, बिम्स्टेक क्या है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बोर बिल्कुल मत होइएगा। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण एशियाई संगठन यानी सार्क की बात करेंगे। इसकी स्थापना साथियों हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। जी हाँ, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। जैसा हमारे ऑप्शन में था कि इसमें 8 देश हैं, ये तो सही है। 8 देशों की अगर बात करूं साथियों तो इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और 2 देश, एक तो मालदीव और एक अफगानिस्तान। जी हाँ, मालदीव, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को शामिल किया गया था 2007 में। तो टोटल 8 सदस्य देश हैं सार्क के। और साथियों जो सार्क का मुख्यालय है वो है काठमांडू। काठमांडू और सभी को पता है कि जो नेपाल की राजधानी है। अब मैं बिम्स्टेक की अगर बात करूं साथियों तो बिम्स्टेक का पहले पूरा फुल फॉर्म आप जान लीजिए। बिम्स्टेक का पूरा फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इलेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर से आप सुन लीजिए साथियों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। बिम्स्टेक के अगर देशों की बात करें साथियों तो बिम्स्टेक में जो देश हैं इसमें पहले 4 ही देश हुआ करते थे। मैं आप सभी को बता दूं कि जो इससे संस्थापक देश थे वो केवल 4 ही देश थे शुरुआत में। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में हम पाते हैं तो अगर बिम्स्टेक के संस्थापक देशों की बात करूं तो इसमें बांग्लादेश संस्थापक देश है, भारत संस्थापक देश है, श्रीलंका संस्थापक देश है और थाईलैंड संस्थापक देश है। तो ये 4 वो देश थे जो इसके संस्थापक देश थे, यानी भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर बिम्स्टेक की स्थापना की थी। कब की थी? 6 जून 1997 को। बाद में हम पाते हैं इसमें जैसा हमने कहा कि म्यांमार भी शामिल होता है और नेपाल, भूटान शामिल होते हैं। साथियों जहां सार्क में मालदीव और पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल हैं, वहीं बिम्स्टेक में ना तो मालदीव है, ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है। जबकि बिम्स्टेक में कौन कौन शामिल ऐसे हैं जो उसमें शामिल नहीं थे, तो मैं बात कर दूं तो बिम्स्टेक में जहां म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं, ये दोनों सार्क में नहीं थे। तो आई थिंक अब आपको सार्क तथा बिम्स्टेक से संबंधित सवाल में नहीं उलझेंगे। अब बढ़ते साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत पाकिस्तान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। भारत पाकिस्तान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है साथियों कि भारत पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हुए हैं। जी बिल्कुल सही, 4 युद्ध हुए हैं। सिंधु नदी जल समझौता जवाहरलाल नेहरू अयूब खान के बीच में हुआ था। जी हाँ, 1960 में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। जी नहीं, 14 अगस्त को मनाता है। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। जी हाँ, ये तो टोटल ये भी स्टेटमेंट सही है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं। अयूब खान के बीच और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में हुआ था 1960 में। 4 युद्ध हुए, ये भी सही है। लेकिन पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है
14 अगस्त को, यानी भारत से एक दिन पहले। भारत पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1947 में जब इन्होंने कश्मीर पे हमला किया था वो था। उसके बाद इन्होंने 1965 में आक्रमण किया भारत के ऊपर। जब 1962 का आक्रमण देखा कि हम चीन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण कर दिया ताकि हम भारत को हराकर कश्मीर कब्जे में ले लें, लेकिन उनका मंसूबा फेल हो गया। फिर 1971 में हम देखते हैं फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसमें हमारा लाहौर तक कब्जा हो जाता है इंदिरा गांधी के सरकार में। फिर भी हम क्यों वापस चले आए शिमला समझौता करके, मुझे नहीं पता आज तक। अपनी पीओके की जमीन वापस क्यों नहीं ली, ये चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। और आखिरी युद्ध 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का लड़ा गया था, जब ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। आज का आखिरी और दूसरा सवाल है साथियों कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को हम लोग, भारत के लोग, तटरक्षक दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 1 फरवरी को ही 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, तो डीआरडीओ स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि 1971 में रामसर में आज ही के दिन बैठक हुई थी। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल साथियों। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन बहुत ही खूबसूरत रहा। अगर हमसे कोई भी एज अ ह्यूमन एरर हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सुधार दिया जाएगा, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और मेहनत कर सकें। एक बार फिर से आप सभी का आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।